नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पाठशाला रेलवे एग्जाम्स में। और रोज की तरह आज भी आपके डेली करंट अफेयर्स आ गए हैं। तारीख है 28 अप्रैल और आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे हम लोग। लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। नासा के किस टेलीस्कोप ने अभी हाल ही में 25 अप्रैल 2020 को ऑर्बिट में अपना 30वां साल पूरा कर लिया है? चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ चलते हैं। तो ये है आपकी पहली इंपॉर्टेंट न्यूज कि नासा का हब्बल टेलीस्कोप जो है उसने अपना 30 साल अंतरिक्ष में पूरा कर लिया है। और नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा के हब्बल टेलीस्कोप ने 25 अप्रैल 2020 को ऑर्बिट में अपना 30वां साल पूरा कर लिया है। इस टेलीस्कोप को यूनाइटेड स्टेट स्पेस एजेंसी नासा द्वारा यूरोपीय स्पेस एजेंसी के सहयोग से बनाया गया था, यानी कि अमेरिका और यूरोप का एक संयुक्त उपक्रम था। हबल टेलीस्कोप को 25 अप्रैल 1990 में ऑर्बिट में स्थापित किया गया था और इस स्पेस टेलीस्कोप का नाम जो है वो अमेरिका के खगोलविद एडविन पी हबल के नाम पे रखा गया था, जिन्होंने सबसे पहले ये बताया था कि हमारा जो ब्रह्मांड है वो लगातार विस्तारित हो रहा है, यानी लगातार बढ़ रहा है। हबल को हमारे सौर मंडल का सबसे दूर के तारे और आकाश गंगाओं के साथ साथ ग्रहों के निरीक्षण करने के लिए अंतरिक्ष में स्थापित किया गया है और ये लगातार पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं आपको कि हबल ने आज तक कभी भी पृथ्वी की और बुध ग्रह की तस्वीरें नहीं ली है। सौर मंडल के यही दो ग्रह ऐसे हैं जिसकी तस्वीरें हबल टेलीस्कोप द्वारा खींची नहीं जा सकी। 1990 में जब इसे लॉन्च किया गया था तो 1.6 मिलियन डॉलर की बड़ी रकम के साथ इसे लॉन्च किया गया था। उस जमाने में 1.6 मिलियन डॉलर बहुत बड़ी रकम होती थी। जब इसे लॉन्च किया गया तो पता चला कि इसके अंदर कुछ तकनीकी खामियां हैं जिसकी वजह से ये अच्छी तस्वीरें नहीं ले पा रहा था और धुंधली तस्वीरें लेता था। फिर पूरे विश्व में इसका मजाक बनाया जाने लगा। लेकिन बाद में इसके जो लेंस थे उनको बदला गया। ये पता चला कि उसमें जो पॉलिश की गई थी वो इतनी ज्यादा हो गई थी कि जिसकी वजह से वो सपाट हो गए थे और इस वजह से देश की दुनिया की सबसे बड़ी दूरबीन का जो फोकस था वो ठीक नहीं था। बाद में इसके फोकस को सुधारा गया और ये आज के समय में मानव के लिए, मानव द्वारा जो भी चीजें अंतरिक्ष में भेजी गई हैं उनमें से सबसे महत्वपूर्ण चीज है। लगातार इसमें अपडेशन होते चले जा रहे हैं और ये लगातार अपनी सेवाएं देता चला जा रहा है। आज तक पृथ्वी की तस्वीर ये इसलिए नहीं ले पाया क्योंकि ये पृथ्वी के बहुत ज्यादा करीब है, जिसकी वजह से इसका फोकस एडजस्टमेंट नहीं हो पाता। और बुध की तस्वीर इसलिए नहीं ली है क्योंकि बुध सूर्य के बहुत करीब है। अगर सूर्य की तस्वीर लेने की इसने कोशिश भी की तो इसका जो लेंस वगैरह है, जो अपर्चर वगैरह है, वो बिगड़ सकते हैं। तो फिलहाल नासा का हबल टेलीस्कोप जो था वो 25 अप्रैल 1990 को ऑर्बिट में स्थापित किया गया था और 30 साल सफलतापूर्वक इसने अंतरिक्ष में बिता लिए हैं। दूसरी बात, आप सोच रहे होंगे कि जो हबल टेलीस्कोप है और जो केपलर टेलीस्कोप जो अभी हाल ही में 2018 में रिटायर हो गया, जिसकी जगह टेस आ गया है। टेस यानी कि ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सैटेलाइट सिस्टम। ये केपलर की जगह दूर के ग्रहों के बारे में जानकारी जुटा रहा है और इस मिशन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य ये है कि पृथ्वी के अलावा और कहीं पर भी जीवन है तो उसका पता लगाना। टेस अपने काम में लगा हुआ है, लेकिन केपलर, टेस और हब्बल जैसे टेलीस्कोप में क्या फर्क होता है? केपलर और जो आपका टेस है वो एक ऐसे दूरबीन है, वो एक ऐसे टेलीस्कोप है जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अपनी यात्रा को बढ़ाए हुए हैं। जबकि जो आपका हब्बल टेलीस्कोप है ये आपके अर्थ के अराउंड अराउंड और राउंड राउंड ये राउंड लेता जा रहा है, लगातार ये घूम रहा है। हब्बल टेलीस्कोप जो है ये एक बड़ी स्कूल बस के बराबर है, जबकि जो आपका केपलर था वो मुश्किल से 1 मीटर का था। तो उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। चलते हैं अगली जानकारी की ओर। मध्य प्रदेश सरकार ने जीवन शक्ति योजना नाम की एक योजना शुरू की है महिलाओं के लिए। मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं के लिए जीवन शक्ति योजना शुरू की है। इस योजना के तहत शहरी क्षेत्रों की महिलाएं घर पर मास्क बनाकर अपना कमाई कर सकती हैं। ऐसे में जब सभी उद्योग धंधे बंद हैं, कामकाज बंद है, तो कई महिलाएं ऐसी हैं जो अपने आप को बेरोजगार महसूस कर रही होंगी। तो उनके लिए मध्य प्रदेश सरकार ये योजना लेकर आई है। सरकार उन्हें हर मास्क के लिए 11 रुपए का भुगतान करेगी। महिलाओं द्वारा निर्मित मास्क मध्य प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित दर पर जिला स्तर पर खरीदे जाएंगे और जैसे ही वो मास्क वितरित हो जाएंगे भुगतान करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और उसी दिन या अगले दिन अपने खाते में वो भुगतान प्राप्त कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के बारे में बात करें तो परेशान मत होइएगा, हिंदी में भी स्लाइड है और इंग्लिश में भी है, तो मैं इंग्लिश में डिस्कस कर रहा हूं। भारत का पहला ई वेस्ट क्लिनिक यानी कि ई कचरा क्लिनिक जो है ये भोपाल में खोला गया है। मध्य प्रदेश सरकार ही है जिसने अपनी स्कूलों में
हमारे संविधान की प्रस्तावना पढ़ना कंपलसरी कर दिया है, यानी कि प्रस्तावना पढ़ना हर बच्चे के लिए जरूरी होगा जो मध्य प्रदेश के स्कूलों में पढ़ रहा है। स्वच्छ सर्वेक्षण लीग 2020 के रिजल्ट के अनुसार इंदौर ने लगातार तीसरी बार सबसे स्वच्छ सिटी का खिताब जीता था, और जो भी ये सिटी है वो 10 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन वाली सिटी की कैटेगरी में था। गायक सुमन और म्यूजिक डायरेक्टर कुलदीप सिंह को अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लता मंगेशकर अवार्ड 2017 और 2018 क्रमागत रूप से दिया गया है। 2017 का मिला था गायक सुमन को और 2018 का मिला था कुलदीप सिंह को। एक और अवार्ड जो है जो मेरे ध्यान में आता है, उससे पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूं कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किशोर सम्मान दिया जाता है, जो इस बार वहीदा रहमान जी को दिया गया था। और एक निर्देशक है प्रियदर्शन, जिन्होंने हेरा फेरी वगैरह बनाई है, उनकी फिल्म आपने देखी होगी, तो उनको ये पुरस्कार दिया गया था। मध्य प्रदेश जो है ये पहला स्टेट बना है जिसने यूनिफाइड व्हीकल रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी किए हैं, और दूसरा बना है जिसने यूनिफाइड ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया। इसका निमाड़ चिली महोत्सव है, ये मध्य प्रदेश का एक मिर्च महोत्सव है, जिसमें इस बार चिली चाचा नाम का एक यानी मिर्च चाचा नाम का एक मस्कट यानी शुभंकर लॉन्च किया गया था। ये कासरावाड़ जिले में शुरू हुआ था, खागरागौन डिस्ट्रिक्ट में, सॉरी खारगौन डिस्ट्रिक्ट में ये शुरू हुआ था मध्य प्रदेश के। तो मिर्च निमाड़ महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? खरगोन जिला मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश ने PMMY यानी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए पहला स्थान जीता था, और इसमें बेस्ट परफॉर्मेंस रहा इंदौर का। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री जो हैं मध्य प्रदेश के जो CM हैं, उन्होंने नेशनल वाटर कॉन्फ्रेंस की उद्घाटन किया था। नेशनल वाटर कॉन्फ्रेंस यानी कि राष्ट्रीय जल सम्मेलन। 3 दिन का नमस्ते ओरछा फेस्टिवल जो है ये मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में शुरू हुआ था, और इंदौर जो है ये पहला सिटी है जिसने ड्रोन के जरिए अपने शहर को स्वच्छ किया। यानी इंदौर पहला सिटी है भारत में जिसने ड्रोन के जरिए अपने आप को सैनिटाइज किया था कोविड-19 के दौरान। वर्तमान समय में चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान। कमलनाथ जी के साथ आप सभी जानते हैं कि क्या हुआ कि उनकी पार्टी में एक कद्दावर नेताजी उन्होंने भाजपा को ज्वाइन कर लिया था, जिसकी वजह से उनके विधायक कम पड़ गए और बहुमत खो दिया। उसके बाद शिवराज सिंह चौहान चीफ मिनिस्टर बन गए हैं। गवर्नर हैं लालजी टंडन, यानी कि राज्यपाल जो है मध्य प्रदेश के वो लालजी टंडन है। पहले CM थे रविशंकर शुक्ला, जबकि पहले गवर्नर थे पट्टाभी सीतारमैया। ये क्वेश्चन इस बार सीजीएल ने पूछा था। और स्टेट एनिमल की अगर हम बात करें तो वो है बारहसिंघा, और स्टेट बर्ड की बात करें जिसे दूधराज बोला जाता है या इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर भी इसे बोला जाता है। जो लोग भी हिंदी में पढ़ना चाहते हैं वो इस स्लाइड को पढ़ सकते हैं, पूरा जो इंग्लिश में पढ़ाया है वही हिंदी में यहाँ पर है। अभी हाल ही में नौकरशाही में बड़ा फेरबदल देखने को मिला है कि कई सचिव बदले गए हैं, और ऐसे में अमित खरे जो हैं उनको केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण विभाग का सचिव बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 26 अप्रैल 2020 को शीर्ष नौकरशाही में बड़े फेरबदल किए हैं। उन्होंने 1985 बैच के झारखंड कैडर के अधिकारी अमित खरे को सूचना एवं प्रसारण विभाग का सचिव बनाया है। वहीं स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन को 3 महीने का विस्तार दिया गया है। इसके साथ ही PMO में एक अतिरिक्त सचिव हैं तरुण बजाज, उनको आर्थिक मामले का प्रभार दिया गया है। अमित खरे को सूचना प्रसारण मंत्रालय की जिम्मेदारी कोरोना वायरस की वजह से समाचार माध्यमों, टीवी, प्रिंट, विज्ञापन और फिल्म के सामने आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए दिया गया है, ताकि किसी भी तरह की फेक न्यूज या अफवाह न फैलने पाए। वे इससे पहले सूचना और प्रसारण मंत्रालय का नेतृत्व कर चुके हैं, और वे इस पद पर रवि मित्तल की जगह देंगे जो अभी तक वहां पर काम कर रहे थे। इसके अलावा कुछ प्रमुख सचिव हैं जो आपको हमेशा याद होने चाहिए, जैसे अभी हाल ही में KD तिवारी यानी कपिल देव तिवारी जी, जिन्होंने प्रेसिडेंट के सचिव के रूप में अभी ज्वाइन किया है। वाइस प्रेसिडेंट के सचिव यानी कि आपके M वेंकैया नायडू के जो सचिव हैं वो वर्तमान समय में IV सुब्बा राव है। KD तिवारी जी ने आपके संजीव कोठारी जी की जगह ली है, जिनको अभी हाल ही में मुख्य सतर्कता आयुक्त बनाया गया है। माफी चाहूंगा, मुख्य सूचना आयुक्त जो है वो आपके विमल जुल्का बने हैं, जिन्होंने सुधीर भार्गव जी का स्थान लिया है। प्राइम मिनिस्टर के जो सचिव हैं वो हैं डॉक्टर प्रमोद मिश्रा, जिनको अभी हाल ही में सासाकावा अवार्ड दिया गया था आपदा प्रबंधन के लिए। कैबिनेट सेक्रेटरी हैं वर्तमान समय में राजीव गौबा, और यही घोषणा करेंगे कि आपका लॉकडाउन जो है वो आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। डिफेंस सेक्रेटरी यानी वर्तमान समय में आपके रक्षा सचिव हैं अजय कुमार। फॉरेन सेक्रेटरी यानी कि आपके विदेश सचिव हैं हर्षवर्धन श्रृंगला, जो कि अमेरिका में राजदूत थे, जिनकी जगह तरनजीत सिंह सिंधु को भेजा गया। फाइनेंस सेक्रेटरी यानी कि वित्त सचिव वर्तमान समय में है अजय भूषण पांडे।
हेल्थ रिसर्च सेक्रेटरी, और इन्होंने राजीव कुमार की जगह ली है अजय भूषण पांडे ने। ये भी अपॉइंटमेंट एकदम नया है। हेल्थ यानी स्वास्थ्य अनुसंधान सचिव जो है वो है डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, एनएस स्वामीनाथन जी की बेटी है ये। होम सेक्रेटरी यानी कि गृह सचिव वर्तमान समय में है अजय कुमार भल्ला। और फाइनेंशियल सर्विसेज के सेक्रेटरी जो राजीव कुमार जी थे, पहले फाइनेंस सेक्रेटरी और फाइनेंस सर्विसेज सेक्रेटरी दोनों जो थे वो राजीव कुमार थे, जिसमें से फाइनेंस सेक्रेटरी की जगह आ गए हैं अजय भूषण पांडे। और फाइनेंशियल सर्विसेज यानी कि वित्त सेवा सचिव जो है वो देवाशीष पांडा जी हैं। ये सारे के सारे अपॉइंटमेंट जो है वो अभी हाल में किए गए हैं। अगली जानकारी है कि केंद्र सरकार ने एक नया कड़ा कदम उठाते हुए बैंकिंग सेवाओं को 21 अक्टूबर तक के लिए सार्वजनिक उपयोगिता सेवा घोषित कर दिया है। पब्लिक यूटिलिटी सर्विस, इसका क्या मतलब है? अब 6 महीने तक कम से कम ये पब्लिक यूटिलिटी सर्विस रहेगी। थोड़ा सा पढ़ते हैं इस बारे में। केंद्र सरकार ने औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रावधानों के तहत बैंकिंग उद्योग को 6 महीने के लिए अर्थात आगामी 21 अक्टूबर तक सार्वजनिक उपयोगिता सेवा घोषित किया है। इस घोषणा का अर्थ यह है कि 21 अप्रैल से शुरू होने वाले इस अधिनियम के संचालन के दौरान बैंकिंग क्षेत्र के कर्मचारी और अधिकारी कोई भी हड़ताल नहीं कर सकेंगे। बैंकिंग क्षेत्र में 1 दर्जन से अधिक कर्मचारी और अधिकारी यूनियन हैं और अक्सर देखा जाता है कि वो अपने वेतन के मुद्दे को लेकर भारतीय बैंक एसोसिएशन को हर 3 साल में जिसे निपटाना होता है, कोई ना कोई वो मुद्दा उठाते ही रहते हैं। सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक निजी क्षेत्र के पुराने बैंक जैसे आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक और फेडरल बैंक भारतीय बैंक एसोसिएशन का हिस्सा है। भारत में कुछ पुराने विदेशी बैंक जैसे एचएसबीसी, सिटी बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक भी इसका हिस्सा है। आईबीए द्वारा निर्धारित किए जाने वाले वेतन निपटान और अन्य कर्मचारी मुद्दों के तहत ये सभी बैंक शामिल हैं और जिस हिसाब से ये अपने कार्यकाल को संभालते हैं। तो हाल फिलहाल अब इनको सार्वजनिक उपयोगिता सेवा घोषित कर दिया गया है, जिसकी वजह से पब्लिक की सर्विस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी और ये इस समय हड़ताल वगैरह नहीं कर सकते, यानी अपने कार्यों की वजह से या अपने कामों की वजह से किसी भी तरीके से पब्लिक जो भी आपका काम काज है उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। आज जब बारी है न्यूज फटाफट की, आज न्यूज फटाफट थोड़ी सी ज्यादा है क्योंकि कभी कभी न्यूज फटाफट का मकसद है वो मेरा ये है कि ये न्यूज फटाफट सिर्फ और सिर्फ आपको 1 या 2 लाइन ही इसकी इंपॉर्टेंट होती है, वो आपको याद में रखना चाहिए। और न्यूज फटाफट का मतलब ये है कि अगर आप इसकी सरसरी निगाह से भी इसे देख लेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा, आपको इसको बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। एनटीपीसी जो है यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, जो इंडिया का लार्जेस्ट पावर प्रोड्यूसर है, उसने एक ग्लोबल एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट यानी एक तरह का टेंडर जो है वो इनवाइट किया है ताकि जो हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली बसें हैं या कार हैं उनको ले और न्यू दिल्ली में चलाया जा सके। हाइड्रोजन फ्यूल आप सभी समझते हैं, इसके बारे में 2-3 दिन पहले मैंने चर्चा की थी कि हाइड्रोजन फ्यूल जो है ये एक इफिशियंट फ्यूल एनर्जी है जिससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का उपयोग करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। और हाल फिलहाल अभी एक नई खोज हुई थी जिसमें फिश यानी कि मछलियों के जो गिल्स हैं यानी गलफड़े हैं उनका प्रयोग इसमें कैटलिस्ट के तौर पर किया जा सकेगा। तो द फर्स्ट ऑफ काइंड मूव एम, इसका जो पहला एम है वो किसी तरीके से हाइड्रोजन फ्यूल सेल बेस्ड व्हीकल को प्रोजेक्ट बनाना है, यानी कि कंट्री में किसी तरह से इसका इन्वॉल्वमेंट बनाना है और कंट्री में किसी तरीके से यानी देश में इसको किसी तरह से लेके आना है। अगली जानकारी है तमिलनाडु सरकार ने कोरोना मृतकों के अंतिम संस्कार का विरोध करने पर 3 साल की जेल के प्रावधान को लाया है। तमिलनाडु सरकार ने 26 अप्रैल 2020 को एक अध्यादेश जारी किया जिसमें राज्य में कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण मरने वालों को गरिमापूर्ण तरीके से अंतिम संस्कार करने का विरोध करने वालों के लोगों को 1 से 3 वर्ष तक की कैद की सजा और उन पर जुर्माना लगाने का प्रावधान किया है। ऐसा देखा गया था कि कई जो भी कोरोना वायरस से संक्रमित लोग मृत हो रहे थे या मारे जा रहे थे, उनकी जब अंतिम संस्कार की बारी आई तो लोगों ने बड़ा विरोध किया और किसी तरीके से उनको अपमानित किया। तो जिस वजह से यह अध्यादेश लाया गया है और कोरोना से मरने वालों को गरिमापूर्ण दफन और दाह संस्कार का विरोध करने वाले तथा इस तरह के प्रयास करने वाले लोगों को तमिलनाडु जन स्वास्थ्य कानून 1939 के तहत अपराधी माना जाएगा। तो 3 साल तक की जेल हो सकती है अगर अंतिम संस्कार का विरोध करते हैं कोरोना वायरस के संक्रमित लोगों के। वर्ल्ड वेटरिनरी डे ऑब्जर्व हुआ 25 अप्रैल को, यानी इस बार ये 25 अप्रैल को देखा गया। जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि विश्व चिकित्सक दिवस, पशु चिकित्सक दिवस, ये हर साल लास्ट सैटरडे ऑफ अप्रैल को यानी कि अप्रैल के अंतिम शनिवार को मनाया जाता है और इस बार ये 25 अप्रैल को देखा गया। इस बार इसकी थीम थी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन फॉर इम्प्रूविंग एनिमल एंड ह्यूमन हेल्थ, यानी कि पर्यावरण सुरक्षा किसी भी तरीके के लिए
ताकि जो आपके पशु हैं और जो आप मनुष्य है, मनुष्य की जो स्वास्थ्य है उसको सुधारा जा सके, उसके लिए पर्यावरण सुरक्षा। तो ये इस बार की थीम रही है। द डे इज इनिशिएटेड बाय वर्ल्ड वेटरनरी एसोसिएशन WVA द्वारा इसे शुरू किया गया था और इसको 2001 में पहली बार मनाया गया था। अगली जानकारी है, जम्मू कश्मीर के प्रशासन ने 28 लोगों से जन सुरक्षा कानून हटा लिया है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने केंद्र शासित प्रदेश और इससे बाहर जेलों में बंद 28 लोगों से जन सुरक्षा कानून यानी PSA पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट हटा लिया है। केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से विशेष दर्जा वापस लाकर उसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया था। इसके बाद मुख्य धारा के नेताओं समेत राज्य में सैकड़ों लोगों को PSA कानून के तहत हिरासत में ले लिया गया था। क्या है जन सुरक्षा अधिनियम? जन सुरक्षा अधिनियम उन लोगों पर लगाया जा सकता है जिन्हें सुरक्षा और शांति के लिए खतरा माना जाता हो। 1978 में शेख अब्दुल्ला ने इस कानून को लागू किया था और 2010 में इसे संशोधन किया गया था, जिसके तहत बगैर ट्रायल के ही कम से कम 6 महीने तक का जेल रखा जा सकता है। राज्य सरकार चाहे तो इस अवधि को बढ़ाकर 2 साल तक भी किया जा सकता है। तो हाल ही फिलहाल जम्मू कश्मीर के कई बड़े नेता, जिसमें मुफ्ती महबूबा मुफ्ती भी शामिल थी और कई सारे बड़े नेता भी वहां पे शामिल थे, जिनके ऊपर ये पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट लगा था। तो हाल फिलहाल वो हटा लिया गया है और वो स्वतंत्र है। पहली बार ऐसा हुआ है देश में कि पेट्रो रसायन उद्योग देश में पहली बार शीर्ष निर्यातक क्षेत्र बना है। इससे पहले रिफाइंड जो पेट्रोलियम होता था, हम उसको सबसे ज्यादा हमारा जो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करने वाला क्षेत्र वही होता था। तो भारत का रसायन निर्यात पिछले वित्त वर्ष के अप्रैल से जनवरी तक की अवधि के दौरान 7% से बढ़कर 2.68 लाख करोड़ रुपए का हो गया है। यह कुल निर्यात का 14.3% है और रसायन और पेट्रो रसायन उद्योग देश में पहली बार शीर्ष निर्यात क्षेत्र बनकर उभरा है। इससे पहले रिफाइंड पेट्रोलियम जो रहा करता था, वो आपका सबसे ज्यादा निर्यात होने वाला क्षेत्र रहता था। 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है, जैसे आप कोई कविता लिखते हैं, कोई नई धुन बनाते हैं, जिसके ऊपर आप पेटेंट करा सकते हो, वो सारी की सारी बौद्धिक संपदा के अंतर्गत आती है। तो फिलहाल इसको अवेयर करने के लिए, इसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विश्व भर में 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। इसी दिन 1970 में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना के लिए समझौता लागू हुआ था। इस दिवस को मनाए जाने का उद्देश्य बौद्धिक संपदा के अधिकारों, पेटेंट, ट्रेडमार्क, औद्योगिक डिजाइन, कॉपीराइट के प्रति लोगों को जागरूक करना है, ताकि उनकी जो मेहनत है वो बर्बाद ना हो। इस वर्ष यानी 2020 के विश्व बौद्धिक संपदा अधिकार दिवस की मुख्य थीम थी इनोवेट फॉर ए ग्रीन फ्यूचर। संयुक्त राष्ट्र के विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ने वर्ष 2000 में प्रतिवर्ष 26 अप्रैल को इस दिवस मनाने की घोषणा की थी। WIPO की स्थापना 14 जुलाई 1967 को हुई थी। भारत ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति 2016 में स्वीकार की थी, जिसका मुख्य उद्देश्य बौद्धिक संपदा अधिकारों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। पाकिस्तान की पूर्व कप्तान सना मीर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। पाकिस्तान की पूर्व महिला कप्तान सना मीर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। उन्होंने पाकिस्तान के लिए कुल 226 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं, जिसमें 2009 से 2017 तक कप्तान के रूप में 137 मैच खेले हैं। यह 34 वर्षीय क्रिकेटर वर्तमान में ICC की एक दिवसीय और T20 गेंदबाजों की सूची में 9वें और 41वें स्थान पर हैं और वर्ष की सर्वश्रेष्ठ ऑफ स्पिनर में से, महिला ऑफ स्पिनर में से एक मानी जाती है। आज बारी है अब वन लाइनर की। नासा के किस टेलीस्कोप ने 25 अप्रैल 2020 को ऑर्बिट में अपना 30वां साल पूरा कर लिया है? तो उसका नाम है हब्बल टेलीस्कोप। विश्व की महान खोजों में से एक है ये, इसे आप महान हब्बल टेलीस्कोप भी कह सकते हैं। किस राज्य की सरकार ने महिलाओं के लिए जीवन शक्ति योजना शुरू की है ताकि वो मास्क बेचकर अपना गुजारा भत्ता कर सके? तो वो है मध्य प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसको सूचना और प्रसारण विभाग का सचिव बनाया है? वो है अमित खरे। NTPC लिमिटेड ने ग्लोबल एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को आमंत्रित किया है ताकि 10 हाइड्रोजन ईंधन सेल पर आधारित इलेक्ट्रिक बसें और एक समान संख्या में हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित इलेक्ट्रिक कारों को लेह और नई दिल्ली को प्रदान किया जा सके। तो विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? हर साल लास्ट सैटरडे ऑफ अप्रैल को। इस बार ये 25 अप्रैल को मनाया गया है। प्रत्येक वर्ष विश्व भर में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? 26 अप्रैल को। थीम जरूर याद रखिएगा। कौन सा उद्योग देश में पहली बार शीर्ष निर्यात क्षेत्र बना है? तो पेट्रो रसायन उद्योग इस बार उभर के सामने आया है। अब बारी है आज के क्विज की। नासा के किस टेलीस्कोप ने 25 अप्रैल 2020 को ऑर्बिट में अपना 30वां साल पूरा कर लिया है? वो है हब्बल टेलीस्कोप। किस राज्य की सरकार ने महिलाओं के लिए जीवन शक्ति योजना शुरू की है? तो वह है मध्य प्रदेश सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसको सूचना और प्रसारण विभाग का सचिव बनाया है? तो वो है अमित खरे। NTPC ने ग्लोबल एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को आमंत्रित किया है 10 हाइड्रोजन ईंधन सेल और आधारित इलेक्ट्रिक बसें बनाने के लिए। कहां के लिए? तो वो लेह और दिल्ली में इसको प्रोवाइड करने वाले हैं। विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? तो हर बार
लास्ट सैटरडे ऑफ अप्रैल को ये मनाया जाता है। इस बार 25 अप्रैल को मनाया गया। प्रत्येक वर्ष विश्व भर में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? ये आपका 26 अप्रैल को मनाया जाता है। कौन सा उद्योग देश में पहली बार शीत निर्यात का क्षेत्र बना है? तो वह है पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, यानी कि पेट्रोकेमिकल यानी कि पेट्रो रसायन उद्योग। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उम्मीद करते हैं कि करंट अफेयर्स आपको पसंद आए होंगे। रोज सुबह करंट अफेयर्स आपको 5 बजे मिलते हैं। आप वीडियो को रिमाइंडर सेट जरूर कर लिया करिए या नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करिए। इसके लिए आप लाइक कर दिया करिए। अगर आप वीडियो को लाइक करते चले जाएंगे तो ऐसा होगा कि आपके पास मंथ के एंड में एक प्लेलिस्ट अपने आप ही आपके एक लाइक वीडियो की बन जाएगी। तो अभी के लिए इतना ही रखता हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, ख्याल रखिएगा अपना, टेक केयर।